नमस्ते। फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, भानगढ़, वो भुताहा किला। बिल्कुल। भानगढ़। नाम सुनते ही थोड़ा अजीब सा लगता लगता है ना। है, हाँ। भारत की शायद सबसे रहस्यमयी और हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं सबसे डरावनी जगहों में से एक। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। क्या है भानगढ़ का सच? सही कहा। क्या कहता है इतिहास? और वो कहानियां, वो किंवदंतियां क्या हैं जो इसे इतना मतलब बदनाम करती हैं? और ये सिर्फ कोई किले या खंडहर की कहानी नहीं है। ये तो इतिहास है, रहस्य है, और कौन जाने शायद कुछ अनदेखी ताकतें भी। जो भी जानकारी हमें मिली है अलग अलग सोर्सेस से। हाँ, उन्हीं के आधार पर आज कोशिश करेंगे इस रहस्य को परत दर परत खोलने की। तो शुरू कहाँ से करें? लोकेशन से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। कहाँ है ये किला? तो भानगढ़ किला है राजस्थान में, अलवर जिले में, अरावली पहाड़ियों की ढलान पर, और बिल्कुल पास में है सरिस्का टाइगर रिजर्व का बॉर्डर। अच्छा, जंगल और पहाड़ों के बीच। हम्म, मतलब माहौल तो वहीं से बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सोचिए वो अकेलापन, वो वीरानगी। और इतिहास भी तो पुराना है इसका, 16वीं सदी का बता रहे थे। हाँ, कहते हैं 16वीं सदी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। आमेर के राजा थे वो, अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए। माधो सिंह। हम्म। आज तो खैर खंडर है, पर काफी अच्छी तरह से रखा गया है, मतलब प्रिजर्व्ड है। एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखती है इसे। हाँ, और टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है काफी बड़ा। हाँ, बहुत। अच्छा, लोकेशन की बात कर रहे थे तो नजदीकी गांव है गोला का बास, और किले के अंदर पानी का भी इंतजाम था। एक तालाब, और उसमें पास की पहाड़ी से एक झरना गिरता था, नेचुरल झरना। याद बात है, सोचकर ही कितना खूबसूरत लगता होगा उस जमाने में। हाँ, वो पूरी तस्वीर ही अलग रही होगी, जैसे वक्त थम गया हो। और पहुंचना कैसा है वहाँ? आसान है? दिल्ली से करीब 235 किलोमीटर्स, और थाना गाजी एक कस्बा है पास में, वहां से कोई 32 किलोमीटर्स। लेकिन मैंने सुना है आखिरी का रास्ता थोड़ा कच्चा है। हाँ बिल्कुल, आखिरी के जो 2 किलोमीटर है वो कच्ची सड़क है। मुझे तो लगता है ये भी उस एक्सपीरियंस का हिस्सा है। वो उबड़ खाबड़ रास्ता आपको तैयार करता है कि आप कहीं खास जा रहे हैं। सही कहा, वो रोमांच बढ़ा देता होगा। एकदम, वो सफर ही आपको धीरे धीरे उस माहौल में ले जाता है। वैसे एयरपोर्ट पास में जयपुर का है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करीब 88 किलोमीटर्स। तो किला वीरान है, पर आज भी मतलब उसकी बनावट में वो शान दिखती होगी। हाँ बिल्कुल झलकती है, खंडरों में भी भव्यता है। तो ये तो हुई लोकेशन और आज की बात। हाँ। अब जरा पीछे चलते हैं, हम्म। इसके अतीत में। हम्म। कैसे बना, कैसे आबाद हुआ, और फिर वीरान कैसे हो गया। हाँ, ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। देखो, बनने के साल पर थोड़ी डिबेट है। कुछ सोर्सेस कहते हैं 1573 सीई, मतलब कॉमन एरा। कुछ कहते हैं थोड़ा बाद में, 1631 सीई के आसपास। अच्छा। पर ये पक्का है कि राजा भगवंत दास ने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया। माधो सिंह जो थे वो मान सिंह प्रथम के भाई थे, वही मान सिंह जो अकबर के नवरत्नों में थे। ओह अच्छा, ये तो बड़े हस्ती थे। हाँ, और यहीं एक और किरदार आता है कहानी में, गुरु बालूनाथ। गुरु बालूनाथ, हाँ, इनका जिक्र आता है श्राप वाली कहानियों में। बिल्कुल। मान्यता है कि किला बनाने से पहले राजा ने पास में ही तपस्या कर रहे एक साधु गुरु बालूनाथ, उनसे इजाजत ली थी। और उन्होंने इजाजत दे दी? दे तो दी, पर एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि किले की कोई भी दीवार, कोई भी हिस्सा इतना ऊंचा न हो कि उसकी परछाएं उनकी तपस्या वाली जगह पर, उनकी कुटिया पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो शहर उजड़ जाएगा। बाप रे, ये तो बड़ी अजीब शर्त थी। और यही शर्त आगे चलकर? हाँ, ये बहुत अहम साबित हुई, इसे याद रखना। जरूर। और ये किला सिर्फ किला नहीं था, है ना, पूरा शहर था। बिल्कुल, ये एक प्रॉपर प्लान्ड सेटलमेंट था। माधो सिंह ने इसे एक बढ़िया फलता फूलता शहर बनाया था। कहते हैं जब ये अपने पीक पर था तो यहाँ करीब 10,000 घर थे। 10,000 घर उस जमाने में? बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ, सोचकर देखिए, ये दिल्ली जयपुर रूट पर एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट जैसा था। कितनी रौनक होगी, बाजार, हवेलियां, मंदिर, महल। एक जीता जागता शहर। बिल्कुल। लेकिन फिर पतन कैसे शुरू हुआ? 17वीं सदी के आखिर में। हाँ, 17वीं सदी के अंत में गिरावट शुरू हुई। और ये वीरान क्यों हुआ, इसको लेकर भी कई अलग अलग थ्योरीज हैं। यहीं से मामला थोड़ा और उलझता है। अच्छा, क्या क्या थ्योरीज हैं? पहली तो है एक मिलिट्री डिफीट, मतलब सैन्य हार। कहते हैं 1720 के आसपास अलवर के राजा से इनकी लड़ाई हुई।
भानगढ़ हार गया, राजपरिवार खत्म हो गया और लोग शायद डर से या मजबूरी में भाग गए। लड़ाई। पर क्या एक लड़ाई पूरे शहर को ऐसे वीरान कर सकती है? 10,000 घर थे। कुछ अधूरा सा लगता है। हाँ, सवाल तो है। इसीलिए दूसरी थ्योरी है अकाल और पानी की कमी, फैमिन और वाटर स्कार्सिटी। कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब खुदाई से जो चीजें मिली हैं, वो इशारा करती हैं कि शायद उस दौर में भयंकर सूखा पड़ा हो। पानी की कमी, ये तो हो सकता है, राजस्थान का इलाका है। हाँ, पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई हो कि लोगों का रहना ही मुश्किल हो गया और उन्हें जगह छोड़नी पड़ी। ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। ये वजह ज्यादा वजनदार लगती है। हाँ, और एक तीसरी वजह भी है, स्ट्रेटेजिक ऑब्सोलेसेंस। मतलब वक्त के साथ इसका जो सामरिक या आर्थिक महत्व था वो कम हो गया। कैसे? देखो, पास में ही जयपुर बस रहा था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने उसे अपनी राजधानी बनाया और वो तेजी से तरक्की करने लगा। तो हो सकता है भानगढ़ की इंपॉर्टेंस कम हो गई हो, ट्रेड रूट्स बदल गए हो, लोगों को जयपुर में ज्यादा मौके दिखे हो और वो धीरे धीरे यहां से चले गए। युद्ध, अकाल, शहर का महत्व कम होना, तीनों वजह अपनी अपनी जगह लॉजिकल तो हैं। हाँ, एक नाटकीय मोड़ देने का तरीका है या फिर श्राप में ही असल राज है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और शायद सच इन सब के मिक्सचर में ही हो सकता है लड़ाई, सूखे ने शहर को कमजोर कर दिया हो और फिर कोई एक कहानी या घटना ऐसी हुई जिसने लोगों के मन में डर बिठा दिया, हमेशा के लिए। उन कहानियों पर तो आएंगे ही, वो तो इस दास्तान का क्या कहते हैं, दिल है। पर उससे पहले जरा इसकी बनावट, इसके आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खंडहर नहीं, उस दौर की इंजीनियरिंग का नमूना भी है। सही कहा। ये मिडीवल अर्बन प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अलग अलग जोन थे, किला कॉम्प्लेक्स अंदर जिसमें महल वगैरह, फिर बाहर टाउनशिप, लोगों के रहने की जगह, बाजार, हवेलियां और सबको घेरती हुई मजबूत दीवारें, कई लेयर्स में बुर्ज बने हुए थे जगह जगह। और एंट्री गेट्स कितने थे? 4 मेन गेट्स थे। नॉर्थ वेस्ट में लाहौरी गेट जो मेन है, फिर ईस्ट में अजमेरी गेट, साउथ में फुलवारी गेट और नॉर्थ में दिल्ली गेट। इनके नाम तो रास्तों की दिशा बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इनमें राजपूत स्टाइल साफ दिखता है। नुकीले मेहराब, डेकोरेटिव ब्रैकेट्स और जाहिर है डिफेंस का पूरा इंतजाम। और मंदिर, मैंने सुना है बहुत सारे मंदिर हैं अंदर। अरे हाँ, मंदिरों की तो भरमार है। मेन गेट के पास ही हनुमान मंदिर, फिर गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी, गणेश, नवीन, कई सारे। गोपीनाथ मंदिर के बारे में मैंने पढ़ा था, कहते हैं 14 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर है और पीले पत्थर पर कमाल की नक्काशी है। हाँ, बहुत खूबसूरत बताया जाता है। सोचो, जब सही सलामत रहा होगा कैसा दिखता होगा। बिल्कुल। और कुछ मंदिर थोड़े अलग स्टाइल के हैं, जैसे हनुमान मंदिर और शिव महादेव मंदिर। वो प्रॉपर मंदिर कम और छतरी जैसे ज्यादा लगते हैं, उनमें झिरी मार्बल यूज हुआ है। अच्छा, ये स्टाइल क्यों? कोई खास वजह? पता नहीं, शायद बनाने का मकसद अलग रहा हो या कोई खास परंपरा हो। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान मंदिर आज भी शायद अकेला मंदिर है जहाँ पूजा होती है। हैं? ऐसा क्यों? बाकी सब बंद? हाँ, लगता तो यही है। शायद स्थानीय लोगों की आस्था या कोई पुरानी परंपरा, पता नहीं। मंदिरों के पास ही पुरोहित जी की हवेली के खंडर भी मिलते हैं, शायद पुजारी यहीं रहते होंगे। मंदिरों के अलावा नाचन की हवेली का भी नाम आता है, ये क्या था? हाँ, नाचन की हवेली। नाम से तो लगता है किसी डांसर का महल रहा हो, पर कंफर्म जानकारी नहीं है, बस कहानियों के लिए जगह है। फिर जौहरी बाजार के खंडर, दुकानों की कतारें, हवेलियां, कुएं। सोचो कभी यहाँ कितना बड़ा ज्वेलरी मार्केट लगता होगा। वाह। और फिर सबसे ऊपर किले के आखिर में शाही महल के अवशेष देखकर लगता है मल्टी स्टोरी रहा होगा। बड़े खंबे, झरोखे, पत्थर की जालियां, आंगन, हॉल। आज टूटा फूटाए पर भव्यता आज भी दिखती है। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल कैसा है? राजपूत, मुगल? दोनों का मिक्सचर है। राजपूत स्टाइल की छतरियां, झरोखे दिखते हैं और मुगल प्रभाव भी है, जैसे मेहराब, सिमेट्रिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट। शायद इसलिए क्योंकि आमेर वालों के मुगलों से रिश्ते थे। हाँ, ये तो था। और बना ज्यादातर लोकल सैंडस्टोन से है, डिजाइन भी पहाड़ी ढलान के हिसाब से है। एक और बात थी, किले के गेट के बाहर किसी मुस्लिम का मकबरा भी है, राजा हरि सिंह के बेटे का। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक राजपूत किले के बाहर मुस्लिम मकबरा। ये उस वक्त की मिलीजुली संस्कृति या शायद उस परिवार के इतिहास का कोई अनकहा हिस्सा बताता हो। खैर, इतनी सारी बातें हो गईं, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार रहता है।
श्राप की कहानियां। हाँ, वो कहानियां जिन्होंने भानगढ़ को मतलब इतना मिस्टीरियस बना दिया। क्या है ये कहानियां? सिर्फ बातें हैं या कुछ सच्चाई है? दो कहानियां सबसे ज्यादा चलती हैं। पहली तो वही गुरु बालोनाथ वाली। हाँ, वो शर्त कि परछाई नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल। कहानी ये है कि बाद में किसी राजा ने, शायद माधो सिंह के ही किसी वंशज ने, वो वादा तोड़ दिया, किले को और ऊंचा बनवा दिया और उसकी परछाई गुरु की कुटिया पर पड़ गई। और फिर? गुरुजी गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि ये शहर उजड़ जाएगा, आबाद नहीं रहेगा। पर सिर्फ परछाई पड़ने से पूरा शहर तबाह, मतलब लोक कथा है मानता हूं, पर ये कुछ ज्यादा नहीं लगता? देखो, लोक कथाएं अक्सर सिंबॉलिक होती हैं। हो सकता है परछाई का मतलब हो राजा का अहंकार, या वादे से मुकरना, या गुरु का अपमान, या फिर जैसा हमने पहले सोचा था, किसी बड़ी ट्रेजेडी जैसे युद्ध या महामारी को याद रखने का एक तरीका। ये हो सकता है। अच्छा, और दूसरी कहानी रानी रत्नावती वाली, वो तो ज्यादा फेमस है शायद। हाँ, रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कहानी, ये थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक है। इमोशंस हैं इसमें, प्यार, वासना, धोखा, बदला, शायद इसीलिए ज्यादा पॉपुलर है। कौन थी रानी रत्नावती? भानगढ़ की राजकुमारी थी, बेहद खूबसूरत। इतने चर्चे थे उनकी खूबसूरती के कि दूर दूर से राजकुमार शादी के प्रस्ताव भेजते थे। और तांत्रिक सिंघिया? वो उसी इलाके का एक तांत्रिक था, काला जादू जानता था, और वो रानी पर मोहित हो गया, बुरी तरह। उन्हें पाना चाहता था, किसी भी तरह। तो उसने जादू का सहारा लिया? हाँ, उसने एक एत्रिया तेल, मतलब परफ्यूम या ऑयल, उस पर काला जादू किया, वशीकरण टाइप का। सोचा कि ये रानी तक पहुंच जाए, वो इसे यूज करे और उसके वश में होकर उसके पास आ जाए। ओह, खतरनाक प्लान था। उसने ये शीशी रानी की एक दासी के हाथ भिजवाई। फिर? रानी ने इस्तेमाल कर लिया। नहीं, कहानी कहती है कि रानी रत्नावती खुद भी थोड़ी तंत्र मंत्र जानती थी या बहुत समझदार थी। उन्होंने चाल समझ ली। उन्होंने वो शीशी ली नहीं, बल्कि पास पड़ी एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? यही कहानी भयानक हो जाती है। कहते हैं जैसे ही वो जादुई तेल चट्टान पर लगा, वो चट्टान वो एक्टिवेट हो गई और लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक सिंघिया की तरफ चल पड़ी। क्या? चट्टान चल पड़ी। हाँ, और तांत्रिक बच नहीं पाया। चट्टान ने उसे कुचल दिया। बाप रे, तो वहीं मर गया? हाँ, पर कहते हैं मरने से ठीक पहले अपने आखिरी सांसों के साथ उसने भानगढ़ को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कहा कि जैसे वो मल रहा है, जैसे उसका घर उजड़ा, वैसे ही ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं भटकेंगी, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ कहते हैं श्राप ये था कि यहाँ दोबारा कोई बस नहीं पाएगा। उफ, कितना भयानक अंत, और उससे भी भयानक श्राप। तो दोनों कहानियों का एंड रिजल्ट एक ही है, शहर वीरान हो गया रातों रात। कहानियों के हिसाब से तो यही हुआ। अब इनका एनालिसिस करें तो जैसा हमने कहा, ये सोशल मेमोरी हो सकती है, युद्ध, अकाल जैसी घटनाओं को याद रखने का तरीका। रानी वाली कहानी में जेंडर डायनामिक्स भी हैं, खूबसूरत औरत, बुरी नजर वाला मर्द, औरत का बदला लेना। हाँ, और ये भी तो हो सकता है कि इन बढ़ावनी कहानियों ने ही इस जगह को बचाया हो, मतलब लोग डर के मारे यहाँ कब्जा न करते हो, तोड़फोड़ न करते हो, जिसे वो सेक्रेट ज्योग्राफी कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डर कभी कभी प्रोटेक्शन का काम कर जाता है, और यहीं से भानगढ़ की वो पहचान बनी जिसके लिए वो आज फेमस है, एक भूता जगह। हाँ, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। ये टैग कैसे चिपक गया इससे? क्या वाकई कुछ है वहां या बस बातें? देखो, कई वजह हैं। एक तो किले का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, खंडर, अकेलापन, जंगल, पहाड़, वो अजीब सी खामोशी। हाँ, वो तो है। दूसरा, ये श्राप वाली कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा फैक्टर आजकल, मीडिया, टीवी शोज, इंटरनेट, ब्लॉग्स, सबने मिलके इसे मोस्ट हॉन्टेड बना दिया है। और इसमें एएसआई का भी तो रोल है, वो रात में एंट्री बंद वाला नोटिस, अनजाने में ही सही। हाँ, बिल्कुल। एएसआई ने इसे 1951 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था। उनकी जिम्मेदारी है इसकी सुरक्षा। तो उन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अंदर जाना मना है। अच्छा, तो ये मना क्यों है? क्या एएसआई भी भूतों से डरती है? नहीं नहीं, एएसआई का ऑफिशियल रीजन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सेफ्टी।
रात में जंगली जानवरों का खतरा है क्योंकि वो सरिस्का रिजर्व के पास है, तेंदुए वगैरह आ सकते हैं। और अंधेरे में खंडर में घूमना भी सेफ नहीं है, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। बात तो सही है। लेकिन इस नोटिस का असर उल्टा हुआ। लोगों ने सोचा कि जरूर रात में भूत प्रेत आते होंगे, तभी तो सरकार ने मना किया है। तो भूता वाली बात और पक्की हो गई। हाँ, सही है। इरादा सेफ्टी का मतलब निकला हॉन्टेड। और इस टैग का टूरिज्म पर क्या असर हुआ? अरे जबरदस्त। मोस्ट हॉन्टेड का लेबल लगते ही टूरिस्ट बढ़ गए। कहते हैं साल में 1 लाख से ज्यादा लोग आते थे पैंडेमिक से पहले, खासकर वो लोग जिन्हें मिस्ट्री, एडवेंचर, पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट है। हाँ, उनके लिए तो ये मक्का मदीना जैसा हो गया होगा। बिल्कुल, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आते रहते हैं। इससे लोकल लोगों को कुछ फायदा हुआ, रोजगार वगैरह? हाँ, कुछ हद तक लोकल इकोनॉमी को फायदा हुआ है। गाइड्स हैं, पास में होटल, खाने पीने की जगह है, उन्हें काम मिला है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या? बढ़ते टूरिज्म से कंजर्वेशन, मतलब किले को बचाने की चुनौतियां बढ़ गई हैं। ज्यादा लोग आते हैं तो गंदगी, टूट फूट का खतरा, और कुछ लोग तो मतलब दीवारों पे नाम लिखना, कचरा फैलाना, वैंडलिज्म करते हैं। उफ, ये तो बहुत गलत है, इतनी पुरानी जगह के साथ ऐसा करना। और क्या दिक्कतें इसे बचाने में? नेचुरल दिक्कतें तो हैं ही। मौसम की मार, बारिश, धूप से पत्थर खराब होते हैं, नेचुरल इरोजन जिसे कहते हैं। पेड़ों की जड़ें दीवारों में घुल जाती हैं, और इन सब के लिए चाहिए पैसा, फंडिंग, जो अक्सर कम होती है। तो मतलब भानगढ़ एक पहेली है, इतिहास और कहानी का एक अजीब सा मिक्सचर। बिल्कुल। एक तरफ ये 17वीं सदी के राजपूत शहर का सबूत है, उसकी प्लानिंग, आर्किटेक्चर दिखता है। दूसरी तरफ ये उन रहस्यमयी कहानियों का गढ़ है जो इसके वीरान होने से जुड़ी हैं। इसमें एक ड्युअलिटी है, ऐतिहासिक स्मारक भी और सबसे भूतहा जगह भी। इस दोहरी पहचान को संभालना मुश्किल तो होगा। हाँ, चुनौती है, पर शायद मौके भी हैं। जरूरत है बैलेंस की। कैसे हम कहानियों का सम्मान करें पर ऐतिहासिक सच को भी ना भूलें। कैसे टूरिज्म को मैनेज करें कि वो जगह को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसे बचाने में मदद करे। ये वाकई सोचने वाली बात है। और आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या भानगढ़ की हवाओं में, उन खंडरों के सन्नाटे में आज भी उन कहानियों की गूंज है? क्या श्राप का असर बाकी है, या ये बस हमारे मन का वहम है जो अंधेरे में कहानियां ढूंढ लेता है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद ये राज हमेशा राज ही रहेगा, या शायद जवाब वहीं भानगढ़ की हवाओं में है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको आज की ये रहस्यमयी दास्तान पसंद आई होगी। ऐसी ही और बातों के लिए हमारे चैनल फैंटम दास्तान को सब्सक्राइब करें।